नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो सीयूईटी पीजी 2024 का जो है आंसर की आ चुका है। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ओके। और इन क्वेश्चंस को छोड़कर मुझे नहीं लगता आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप क्यों चैलेंज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सीयूईटी पीजी बैच 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कुछ लोगों का 260 प्लस है, किसी का 250 प्लस है। ऑन एन एवरेज देखकर चलें तो 210 के आसपास एवरेज बन रहा है। बाकी बहुत लोगों के लाइक 235 238 तो बहुत कॉमन मार्क्स हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग कि कौन कौन क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 2025 के लिए सीयूईटी पीजी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई अगर आपके जान पहचान का एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे डिटेल है सीयूईटी पीजी बैच 2025 के, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 2024 का रिव्यू देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। और नेट के लिए भी अगर मास्टर्स में का एडमिशन लीजिएगा तो हमारे पास नेट करना ही है। नेट हम खुद 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। ओके। तो ये तो हमारा बैच का थोड़ा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन नहीं, जेन्युइन लाइक मैं पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था बस उसी को मार्क्स मिलेंगे। जहां तक आंसर की चैलेंज करने की बात है, सभी को आंसर की जो है चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर मान लीजिए मैंने आंसर की चैलेंज किया और अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है या फिर कुछ उसका और आंसर, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए कि इसका आंसर 4 नहीं होना चाहिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका आंसर मान लीजिए 1 होना चाहिए। ओके। तो मान लीजिए मैंने चैलेंज किया और आंसर 1 हो गया, राइट। अब जिसने 1 किया होगा अब उसको मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया तो क्वेश्चन तो ड्रॉप हो जाएगा। तो जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जिसका स्टेटस में आंसर्ड लिखा हुआ है या फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू लिखा हुआ है, ओके, तो उसको ड्रॉप किए हुए सिचुएशन में जो है मार्क्स मिलेंगे। जिसका अनअटेम्प्टेड था, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो दो बातें यहाँ से हमें समझनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जो क्वेश्चन चैलेंज करने का सबको जरूरत नहीं है। अगर कुछ लोग भी चैलेंज करेंगे तो सबको मार्क्स मिलेगा। कोई क्वेश्चन अगर ड्रॉप होता है तो मार्क्स सिर्फ उसी को मिलता है जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जिसके स्टेटस पे या तो आंसर्ड लिखा हुआ हो या तो फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू लिखा हुआ हो। यहाँ पे एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू में टिक होता है, अगर वो क्वेश्चन आपका सही होता है तो उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू में गलत भी होता है तो उसके लिए आपको -1 भी होगा। तो मार्क्ड फॉर रिव्यू मतलब कि आपने उसको आंसर किया था, ये चीज आप ध्यान में रखिए। मार्क्ड फॉर रिव्यू का इसलिए ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि आप 75 क्वेश्चन में से फिर ढूंढते नहीं चलेंगे ना कि अरे कौन सा क्वेश्चन मुझे वापस से एक बार देखना था। तो वहां पे एक हाईलाइट लग जाता है। ओके। एक फ्लैग लग जाता है कि ठीक है आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं। तो ये कुल मिला के मार्क्ड फॉर रिव्यू का सिचुएशन होता है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ड्रॉप होंगे। तो ये क्वेश्चन तो 110% ड्रॉप होने वाला है। ये क्वेश्चन आईडी है आपका 9717 एट द एंड। अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है, पता नहीं अब इसका एनटीए ने क्या आंसर किया है। जो भी आंसर किया है क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए मैंने इसका आंसर भी चेक नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑप्शंस भी गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन, यहाँ पे ईयर मैच करना है। तो आपका जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो मुंबई टेरर अटैक 2008 में हुआ है, 2007 में नहीं हुआ है। तो ये तो गलत इवेंट है, बात समझ पा रहे हैं। फिर पार्लियामेंट पर अटैक जो है ये 2001 में हुआ था, तो ये भी गलत इवेंट है, ये भी ठीक से मैच नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे पुलवामा टेरर अटैक आपको पता है कि चुनाव से पहले हुआ था 2019 में। मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे के आसपास में हुआ था, 24 फरवरी के आसपास में, कि उसी दिन हुआ था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा बट उसी टाइम में हुआ था। तो ये भी गलत है। उरी का जो अटैक हुआ था ये 2016 में आया था, ये सही है। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए था डी ओनली। लेकिन डी ओनली तो कहीं ऑप्शन में ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा और जिसने अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को सबको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब सबको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आंसर किया है एनटीए ने। क्वेश्चन आईडी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आईडी है 9712, लास्ट के जो 4 डिजिट आपके हैं। सो इसमें देखिए जो सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में 1979 में हुआ था, राइट। उसके बाद कोरियन वार 1950 में शुरू हो गया था। तो इसी को जब वो शुरू हुआ उसी को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। 1953 तक अपने पीक पर था। अब यहाँ पे सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी 1956 में ही होता है, जिस टाइम में स्विज कैनाल क्राइसिस होता है। अब यहाँ पे बर्लिन वार लिखा हुआ है, यहाँ पे बर्लिन वाल होना चाहिए था।
बर्लिन वार भी हुआ है वैसे। बर्लिन वार होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने के कगार पे होता है तो जर्मनी पर तो कैप्चर कर लेता है जो अलाइज फोर्सेस होता है। अब अलाइज फोर्सेस में आपस में ही टसल शुरू हो जाता है, यूएसएसआर में और लाइक यूएसए में। तो यूएसएसआर और यूएसए में जब टसल शुरू होता है तो 1945 में बर्लिन शहर पर कब्जा करने के लिए यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थोड़ा सा टेंशन होता है, एक युद्ध जैसा सिचुएशन होता है, ओके। उसको भी बर्लिन वार हम लोग कहते हैं। तो मान लीजिए इसको 1945 लेकर चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे ये बर्लिन वाल ही होना चाहिए, बर्लिन वार नहीं होगा, ये टाइपो जो है एरर है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो 1945 भी अगर मैं लेके चलूं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था? तो सबसे पहले तो सी ऑप्शन आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे पहले सी तो है ही नहीं कहीं, तो ये तो ऐसा गलत हो रहा है। अब मान लीजिए दूसरा सिचुएशन लेके चलते हैं टाइपो एरर का। टाइपो एरर है कि बर्लिन वॉल, राइट, अगर लिखा हुआ है तो बर्लिन वॉल 1961 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और 1989 में बर्लिन वॉल गिरा था। ये सब मैंने एक सेपरेट लेक्चर पढ़ाया था अपने सीयूईटी पीजी 2024 के बैच में कि कोल्ड वार का क्या क्या क्रोनोलॉजी था, राइट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर ये दृष्टिकोण से हम सोचे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कोरियन वार आ जाएगा, तो ठीक है, बी नंबर हो गया। कोरियन वार के बाद फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बर्लिन वाला, तो फिर बर्लिन वाला आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद डी, अच्छा एक मिनट, कोरियन के बाद तो फिर ठीक ही है, सोवियत वाला ना 1956 होगा। फिर डी आ जाएगा, डी के बाद सी आ जाएगा, बर्लिन वॉल वाला। और उसके बाद फिर आपका सोवियत इन्वेजन। तो अगर आपने बर्लिन वॉल सोच के अगर क्वेश्चन सेट किया और लिख दिया आपने बर्लिन वार, तो गलती है ना भाई, ये तो टाइपो एरर है ना। तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसमें क्योंकि टाइपो एरर है, ये बर्लिन वॉल के जगह पे इसने वार लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन 100% ड्रॉप होगा। इसमें कोई किंतु परंतु का बात नहीं है। जिसने आंसर किया होगा उसको मार्क्स मिलेगा, ओके, मतलब अटेम्प्ट किया होगा जिसने। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके तो हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बोल रहे थे सर मत चैलेंज करवाइए, मत चैलेंज करवाइए। कुछ ऐसे हैं, एक स्टूडेंट है जिनका 262 मार्क्स आया हुआ है, राइट। तो उनको तो ऐसे भी जेएनयू मिलने वाला है, ज़्यादा टेंशन में है, राइट, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने ठीक आंसर टिक किया है, सिविल एंड पॉलिटिकल उन्होंने ठीक करेक्ट करके आए हैं। आपको ध्यान होगा अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं तो हमने सिटीजनशिप की थ्योरी डिस्कस की थी। और सिटीजनशिप के थ्योरी में मैंने टीएच मार्शल को आपको लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में मैंने आपको पढ़ाया था। जब कोई लिबरल थ्योरी में जब बिलोंग करता है तो लिबरलिस्ट कभी भी इकोनॉमिक पार्ट को कंसीडर ही नहीं करते। लिबरलिस्ट हमेशा जो है सिविल और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो वो जो है वो तो ठीक आंसर करके आए हैं, सिविल और पॉलिटिकल टिक करके आए हैं। और इसमें आंसर भी वही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में एरर है, राइट। टीएच मार्शल डिवाइड सिटीजनशिप इनटू 3 पार्ट्स। कैसे भाई? टीएच मार्शल सबसे पहली बात सिटीजनशिप को 3 पार्ट में डिवाइड ही नहीं करता। और अगर मान लो 3 पार्ट में करता भी है डिवाइड, तो तुमने पूछा कि कौन कौन से 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट तुम पूछ रहे हो और तुम आंसर 2 पार्ट करोगे। मतलब आंसर ठीक है तुम्हारा, सिविल और पॉलिटिकल ही होना चाहिए। तुम पूछ रहे हो 3 पार्ट और तुम आंसर कर रहे हो 2 पार्ट, ये तो गलत बात है। तब तो तुमको इसको आंसर करना चाहिए था। लेकिन अगर तुम ये आंसर करोगे तो टीएच मार्शल का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लिबरलिस्ट है, वो लिबरलिज्म में बिलीव करता है, क्लासिकल लिबरल। वो सिटीजनशिप के थ्योरी को प्रमोट करता है, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो ये तो कैसे काम काम चलेगा फिर? तो यहाँ पे अगर ये 3 पार्ट्स नहीं लिखता ना, इन 2 पार्ट्स सिर्फ लिखता, तो फिर ये क्वेश्चन भी सही हो जाता, आंसर भी सही हो जाता। तब ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं। लेकिन यहाँ इसने 3 पार्ट्स लिख दिया और आंसर कर रहा है 2 पार्ट्स, तो इसीलिए ये वर्डिंग जो क्वेश्चन का ही अपने आप में गलत है। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होगा, इसमें भी कोई शक संदेह की बात नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, अगर आप कंटेम्प्ररी डिबेट देखिएगा अगर रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में, तो आपका रैल्फ मिलीबंद जो है ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी जो है मार्क्सिज्म का उसको सपोर्ट करता है स्टेट की थ्योरी में। और जो निकोस जो है आपका, वो सपोर्ट करता है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। कंटेम्प्ररी डिबेट में ये दोनों थिंकर्स बहुत फेमस हैं, राइट। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ररी डिबेट के हिसाब से बताओ कि रिलेटिव ऑटोनॉमी स्टेट को कौन सपोर्ट करता है? अगर मैं रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की बात करूँ तो रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के बारे में तो कार्ल मार्क्स भी बाद में बात करने लगे थे। कार्ल मार्क्स ने जो अपना बुक लिखा, जो आपने लिखा था कार्ल मार्क्स ने, 18th बर्मशायर और लुइस बोनापार्टे, उसमें उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को चेंज करके बाद में इन्होंने खुद प्रोपोगेट किया था,
खुद कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी में अब हम नहीं बिलीव करेंगे, अब हम रिलेटिव ऑटोनॉमी में बिलीव करेंगे। तो कार्ल मार्क्स भी रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी को सपोर्ट करने लगते हैं बाद में। फिर एल्थुजर, लुइस एल्थुजर भी सपोर्ट करते हैं, एंटीनियो ग्राम्सी भी सपोर्ट करते हैं, ये सब रिलेटिव ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट को। आप कहीं भी नेट पर भी सर्च मारिएगा तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता था। हाँ, अगर लिखा जाता कि अभी कंटेम्प्ररी डिबेट किसके किसके बीच में चल रहा था, तब निकोस जो आपका ये आंसर किया है वो ठीक निकोस को आंसर किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपने लिखा कहाँ कि कंटेम्प्ररी डिबेट बताओ जो अभी चल रहा था बहुत रिसेंटली, ऐसा कुछ लिखा है क्या आपने? आपने बोला कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। तो सब करता है, एल्थुजर करता है, ग्राम्सी करता है, निकोस करता है। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स भी बाद में रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ जो आपका थ्योरी ऑफ स्टेट है उसको सपोर्ट करने लगे थे और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी से दरकिनार हो गए थे। तो इसमें तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता था। तो ये तीनों में से अगर आपने कोई भी एक आंसर को करेक्ट किया है ना तो आपका सही हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो आपने अटेम्प्ट किया है तो इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है बस इतना ही क्वेश्चन ड्रॉप होंगे और कुछ नहीं ड्रॉप होगा। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 हो गया ना जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप नहीं होगा, ये क्वेश्चन करेक्ट है। अब हमारे एक स्टूडेंट हैं शिवाजी कॉलेज के, नाम बता दूं, नाम जोशी जी है उनका, राइट। तो उनका ठीक ठाक स्कोर आया है, उनको ड्यू मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से, इसलिए जेएनयू मिलना तो मुश्किल है। 235 के आसपास में है। ओके, अब उनका क्या बोलना है, उनका बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए था एनटीए का, उनका ऐसा मानना है कि आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो उसमें ये भी डी भी इंक्लूड करना चाहिए था, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, ए सी डी, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, सब सही है। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ये इंडिया के सभी इलेक्शन में फॉलो होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है और पूछ रहा है कि कौन कौन सा गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो ए गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो ए तो सब में है, राइट। क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ये विधानसभा के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में फॉलो किया जाता है। अगर हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है। अगर हम जो है काउंसिल की बात करें, विधान परिषद की बात करें, जिसको हम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, काउंसिल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए सभी जगह जो है इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को नहीं फॉलो किया जाता। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। ये ठीक बात है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है, ये सही नहीं है, राइट। और पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूं कि आप एलिमिनेट करना सीखें। तो बी करेक्ट है तो बी ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, बी यहाँ है काटो, यहाँ है काटो काटो, तो यहाँ आंसर आ गया। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर किए हैं वो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके किए हैं। मैं नेट में इतना बार टॉप किया, जेआरएफ में टॉप किया, मैं यही सेम एलिमिनेशन का, मैं पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ता। मुझे जब ये पता चलता ना, अब विश्वास मानिए एज अ कैंडिडेट मैं आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ता, मैं इसको टिक करके आगे निकल जाता और सही होता, क्योंकि राइट। तो स्ट्रैटेजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कम नॉलेज में भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रेसिडेंट तो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर ही सकते हैं, तो ये भी नॉट करेक्ट है, माने ये भी गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये भी नॉट करेक्ट है और हमसे नॉट ही करेक्ट पूछ रहा है, राइट। बात समझ में आया? अब मेरे स्टूडेंट का कहना था कि डी भी नॉट करेक्ट है, लेकिन डी करेक्ट है। दिस इज करेक्ट, वाई दिस इज करेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू, राइट। तो अगर आप आर्टिकल 324 पढ़ेंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, राइट। और प्रेसिडेंट चाहे तो, मतलब करना ही पड़ेगा नहीं, आगे बोल रहे हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो दो या दो से अधिक इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, राइट, दो या दो से अधिक कर सकता है। ओके,
अब इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बात नहीं कर रहा है, तो इसको तो ध्यान ही मत दीजिए। यहाँ पे देखिए कि हम जब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या हमें एक से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ेगा? क्या ये मैंडेटरी है? तो बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दो, कम से कम दो या दो से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करो। अब आप बोलेंगे कि भाई एक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जो डिसाइड करते हैं केसेस को, तो जजेस कैसे बैठते हैं, इवन नंबर में कि ऑड नंबर में? हमेशा फैसला मेजोरिटी से होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर मान लीजिए हमने दो जजेस को बैठाया, तो एक जज पक्ष में, एक जज हो सकता है कि जो है आपका अगेंस्ट में चला जाए, तो फैसला तो आ ही नहीं पाएगा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के बेंच को, तीन जज को बिठाते हैं, पांच जज को, सात जज को, नौ जज को, 11 जज को, ऑड नंबर में, ताकि कोई डिसीजन लिया जा सके, कोई डिसीजन पर पहुंचा जा सके। अब यही बात यहाँ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका कमीशन में भी है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। तो मान लीजिए कि मैंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर किया और मैंने मात्र एक ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, अगर ये मेरा अधिकार रहता, प्रेसिडेंट का अधिकार रहता, तब तो दो ही आपका होता मेंबर वहां इलेक्शन कमीशन में। तो दो मेंबर में तो टाई ना हो जाएगा जी। तो इसीलिए संविधान में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तुमने एक बार अपॉइंट कर दिया, तो आगे अगर कोई तुम इलेक्शन कमिश्नर को करोगे अपॉइंट, अगर करोगे तो, क्योंकि नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, राइट? अगर करोगे तो कम से कम दो को जरूर करना, ताकि टोटल तीन लोग यहाँ हों, ताकि डिसीजन लिया जा सके, टाई ना हो जाए। और बाद में आप विश्वास मानिए कि अगर इलेक्शन, अभी पॉपुलेशन बढ़ेगा और इंडिया का, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता है और इलेक्शन कमीशन में अगर और इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं, तो दो और अपॉइंट किए जाएंगे लोड बढ़ने के बाद, और टोटल आपके पांच मेंबर्स होंगे, राइट? तो ऑड नंबर हमेशा बना के रखा जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करो ही करो, और दो इलेक्शन कमिश्नर या दो से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर को कर सकते हो? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, तो वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी रहा, राइट? फिर उसके बाद फिर तीन मेंबर का बॉडी बन गया, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। तो जो वोटिंग का एज था ना, वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। तो नया वोट जो था, वोटर लोग को जोड़ना था उसमें। तो नया वोटर लोग को जोड़ना था, तो इलेक्शन कमीशन का तो काम ज्यादा ना बढ़ गया जी, लोड ना बढ़ गया उन लोगों पर। तो लोड बढ़ गया तो दो ठो और इलेक्शन कमिश्नर को लेके आया। फिर 1990 में फिर उसको एक मेंबर बॉडी बना दिया प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो फिर एक मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन फिर 1993 में फिर से इसको दो और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करके थ्री मेंबर बॉडी बना दिया गया, राइट? और आज तक थ्री मेंबर बॉडी है। 1993 में क्या हुआ कि एक इलेक्शन कमिश्नर था ना, तो कभी कभी वो ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता था, ओके? तो उस पर चेक बैलेंस होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि डिक्टेटर जैसा काम करेंगे। तो दो और इलेक्शन कमिश्नर को जोड़ा गया, और ये लोग आपस में जो है डिबेट विबेट करके, डिस्कस करके कोई फैसला को लेते हैं। ये कुल मिला के बात है। तो ये क्वेश्चन जो मालिक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन कौन सा है? तो नॉट करेक्ट है ए नंबर और सी नंबर, तो ए और सी सही आंसर दिया हुआ है। तो ये कुल मिला के बात है। आई होप समझ में आ गया। लिख देते हैं यहाँ पे, डू नॉट चैलेंज के, वरना 200 रुपया बर्बाद होगा, पता नहीं कितना ले रहा है अभी। फिर से अगर आप CUET PG 2025 के बैच में अगर इनरोल करना चाहते हैं, I'm अभिषेक कुमार मिश्रा, आई एम इंस्ट्रक्टर इन US, एंड ऑल्सो आई एम 3 टाइम JRF क्वालिफाइड एंड लॉट ऑफ क्वालिफिकेशंस, लाइक 2-4% भगवान के दया से कुछ कुछ आता है, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर CUET PG और एनी अदर एग्जामिनेशन. For more details, you could check our description box. More details are available over there. Thank you so much, everyone, and take care of yourself.